जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट ई स्टार्ट करते हैं जी। रिवीजन क्लास 1 का घंटे सवे का एक पार्ट है। ABCD हो गए। असर को बुलाएं यार, साथ साथ अपलोड भी करवाते जाएं यार। अभी हमने असर तक पढ़ना है, उसके बाद सूरत हाल अपनी और बच्चों की देखते हुए असर से मगरिब के दरमियान जो सवा घंटा बनता है एक पार्ट, उसमें कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हम करने लगे हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटाकर अब दोबारा से शुरू करता हूँ। क्विकली देखना है हमने। करना क्या है जी, मिनिमम बिड प्राइस यानी मिनिमम प्राइस पर यूनिट निकाल कर देनी है। ठीक है जी। तो फॉर्मेट पहले बनाना हमारी आदत है, आपको पता है। अब सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया था। लीज ऑफ मशीनरी में से रेलेवेंट कॉस्ट आनी है। डायरेक्ट मटेरियल AA2 है, A78 है, C11 है। डायरेक्ट लेबर स्किल्ड है, और फिर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड में से भी कोई एक निकलेगी। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? ऑटम बताएं तरह। स्प्रिंग 20, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिंग लिमिटेड। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम प्राइस पर यूनिट वगैरह नहीं लिखते, वो बाद में कर लेंगे। 1000 में कर लें सवाल, फिलहाल रुपीस लिख लेते हैं, फिर आगे सूरत हाल देख लेंगे। अच्छा, अब सवाल जो पढ़ा है उसमें से जो जो चीज़ें आपको नज़र आई हैं ना, पहले वो लिख लिया करें। ठीक है, उसके बाद कोई एडिशनल निकल आती है बाद में, तो वो बाद में सही। ठीक है। अब ये पेपर सवाल आ जाए ना पर्चे में, तो अब ऐसे ही सॉल्व करना। और ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सवाल है। अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग में से सवाल आए तो उम्मीद की जा सकती है कि 60-70% सवाल इस जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट थे। तो इसलिए आखिरी दिन के लिए रखा हुआ था इसको। तो आपने सारी रेलेवेंट कॉस्ट्स लेनी है। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट्स। क्या नाम लिखा हुआ है जी? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल नाम बताओ। AA2 की कॉस्ट। यहां पे सिर्फ हम हेडिंग बना लेंगे, वर्किंग करते जाएंगे। इसके लिए वर्किंग 1 हम कर लेंगे। नजर आ रहा है एंड पे? कैमरे में सही नजर आ रहा है? छोटी तो नहीं राइटिंग? उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल A78 की कॉस्ट वर्किंग 2 में कर लेंगे इसको कैलकुलेट। डायरेक्ट मटेरियल, अब ये क्विकली करना है सवाल, सारी रिवीजन करके हमने टाइम लगा लिया। ठीक है। C11 की कॉस्ट वर्किंग 3। अब तो सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है, सवाल पढ़ते जाएंगे, एप्लीकेशन करते चले जाएंगे उनकी। ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट्स ही मैंने जो रिवाइज किए हैं ना, उन्हीं के अंदर ही ये सवाल है, उससे बाहर नहीं है। ठीक है। और ICAP का सवाल है। उसके बाद लेबर है। हेडिंग क्या दी है उन्होंने? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट स्किल्ड वाली, इसके लिए वर्किंग 4 कर लेंगे। इस पे लर्निंग कर्व भी लगेगा, जैसे पिछले सवाल में लगाया था, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर अभी पता नहीं कौन सी होगी, उसकी जगह छोड़ देता हूं मैं, वर्किंग 5 में पता लगेगा। सेमी स्किल्ड भी यूज हो सकती है, और अनस्किल्ड को भी कह देते हैं कि यूज करेंगे, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेंगे पर रेट कम है। तो देख लेंगे ना जो सस्ता ऑप्शन होगा। कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया सबसे लोएस्ट लेना होता है। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है, ये मेरे ख्याल में यहीं पे ही हो जाएगा, क्योंकि रेट उसने दिया हुआ है, और आवर्स स्किल्ड वाले वर्किंग 4 में हमारे निकले होंगे, हम उनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी जनाब मिनिमम मशीनरी रहेगी। वो तो सबसे पहले लिखनी थी यार, असल में नजर नहीं आ रही थी ना। यानी सवाल की जो तरतीब है उस पर चलो, ये माजरत ये ऊपर लिखा हुआ था, सबसे पहले मुझे ये लिखना चाहिए था। ठीक है। तो रेंटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। चलो अब फिर क्या कर सकते हैं, अब ये वर्किंग नंबर 6 के अंदर ये सबसे पहले करना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सवाल से ढूंढ के मटेरियल लेबर ओवरहेड की तरतीबें ना लगाते रहा करो। सवाल में जो तरतीब चल रही है सवाल के अंदर, वो चीजें उठाते जाओ लिखते जाओ, उठाते जाओ लिखते जाओ। माजरत ये सबसे ऊपर आना चाहिए था।
अब मैं टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, मिटाकर दोबारा, यानी पहले मटेरियल, पहले मशीन की बात आ गई ना, तो लिखो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन या रेंटल ऑफ मशीन, जो भी लिखना है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन लिख दो बस। फिर आगे मटेरियल का हेड शुरू हुआ, जितने तरह के मटेरियल थे हेडिंग बना लो। हो सकता है कोई वर्किंग में ही ना जाए, यहीं ब्रैकेट में हो जाए, या वर्किंग में सिंपल सी वर्किंग हो, कोई बात नहीं। एक बार कोशिश करके हमने सारा स्केच बना लिया, ठीक है। अब इससे बाहर सवाल नहीं है, सवाल इसी के अंदर ही है। एक आधी लाइन फिर भी आपने एहतियातन छोड़ दी, कोई और चीज़ ना छुपी हुई निकल आए, ठीक है। और ये जो हमारे पास कॉस्ट आएगी ये टोटल कॉस्ट होगी। उसके बाद फिर जितने यूनिट्स होंगे इस ऑर्डर के अंदर, जो पता नहीं कितने थे, 3500 यूनिट्स थे, तो जितनी कॉस्ट निकलेगी 3500 से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, सही है। अब 1 बाय 1 चलते हैं। अब मैं वर्किंग 6 पहले करूंगा क्योंकि मेरे सवाल की तरतीब यही है, ठीक है ना जी। कहानी हमने पढ़ ली थी कि पुराना ऑर्डर 3500 जिंग का था, वो जिसने ऑर्डर दिया था वो ही दिवालिया हो गया। अब वो ऑर्डर तो पूरा नहीं हो सकता था। फिर हमें एक और बंदे ने, एक मसीहा ने आकर हमें कहा कि डी जिंग मुझे बना दो, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था। तो जो मटेरियल हमने जिंग के लिए ऑर्डर किया था और जो लेबर जिंग के लिए हायर की थी वो यहाँ यूज हो सकती थी। ये कहानी ऐसे ही बस फजूल में थी। हाँ, वो इसमें से फिर एक पॉइंट आगे यूज होना था कि आपने यहाँ पर जो मटेरियल की कॉस्ट लेनी है वो 75 लेनी है या 80 लेनी है, वहाँ पर यूज हो जाना था बस इसमें, ठीक है, ओके। अब 3500 यूनिट्स ही डी जिंग के हैं, ओके। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस डी जिंग, फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। पहले क्या है ऑप्शन, लीज करो मशीनरी को 3 महीने के मंथली रेंटल पे, 3 महीने के लिए लीज करो फॉर 3 मंथ्स। मंथली रेंटल है उसका 2.5 लाख, तो इसका मतलब 3 महीनों का 7.5 लाख हो गया। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर वो कहते हैं कि आपने हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है 50 लाख अप फ्रंट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये कॉस्ट नहीं है, ये रिफंडेबल है, वापस मिल जाना है जब मशीन वापस करनी है। लेकिन अब ये 50 लाख चाहिए भी तो सही कहीं से, तो वो कहता है अप फ्रंट पेमेंट विल बी फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस एट 20% पर एनम। तो हमने रनिंग फाइनेंस से 50 लाख निकालना है और वो 3 महीने के लिए डिपॉजिट कर देना है। अब ये पैसे जो हैं इनके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी, ये भी तो मशीन को किराए पे लेने की ही कॉस्ट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो 50 वापस आ जाएगा, लेकिन ये जहां से लिया है उस पर इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं ना, तो ये मशीन की रेलेवेंट कॉस्ट है मशीन की, पहले ऑप्शन में। साथ ही वो कहता है कि एज पर टर्म्स, लीज टर्म्स, मंथली मेंटेनेंस ऑफ 15,000 विल बी बोर्न बाय लेसर, ये फिर हमें पे करनी नहीं पड़ेगी। अब यहां से रेलेवेंट चीजें क्या निकली, एक जनाबे वाला 2.5 लाख पर मंथ 3 महीने के लिए, दूसरा 50 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है, उसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट, लेकिन 3 महीने का ही होगा, 3 महीने के लिए डिपॉजिट है, फिर वापस आ जाना है, ठीक है। उसके बाद इसको कोई नहीं इग्नोर करना, ठीक है। तो ये 2 चीजें ही हैं हमारे पास। तो हम आते हैं वर्किंग 6, यहां कर लें, यहां से कर लूं शुरू या यहां से शुरू करूं, यहां से कर लेता हूं, नजर आ रहा है ना सबको एंड तक, ठीक है जी। वर्किंग 6 मैं पहले इसलिए कर रहा हूं, मेरे से माजरत, वो ऊपर लिखा हुआ था तो मैं उसको मिस कर गया। मैं सिर्फ ये आपको बावर कराना चाह रहा हूं कि सवाल की तरतीब पकड़ो, मटेरियल पहले लिखना जरूरी नहीं है। पहले उसने मशीनरी का पॉइंट दिया, पहले मशीनरी लिख लो। सवाल पढ़ा, रेलेवेंट कॉस्टिंग का है, दूसरी बार पढ़ा, यार सारी चीजें रेलेवेंट लग रही हैं, इसमें सारे पॉइंट्स बनेंगे। तीसरी बार कोई चीज नहीं इनमें से आती, वो काट देंगे, खैर है यार, मैक्सिमम एडिशनल है, 1-2 लाइनें एडिशनल छोड़कर अपना सवाल शुरू कर दो, ठीक है। अब वर्किंग 6 में हमने क्या लेना है जी, रेंटल कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, ऑप्शन 1 जी। ऑप्शन 1 की बात अभी हमने पढ़ी है। ऑप्शन 1 में रेंटल कॉस्ट जी ₹250,000 है इंटू 3 मंथ्स, 7,50,000। क्या ये कैसे निकला है, छेड़ते हो मुझे, छेड़ते हो तुम, समझ आ रही है कैसे निकला है। 2.5 लाख पर मंथ है ना जानी, ये देखो 2.5 लाख पर मंथ और 3 मंथ्स के लिए ये रेंटल पे लिया और मंथली रेंट है 2.5 लाख, डन जी। उसके बाद 50 लाख उन्होंने कहा था अप फ्रंट पे करना पड़ता है, और उसको हमारे पास पड़ा नहीं था, हमने रनिंग फाइनेंस में से निकाल कर, उस लोन में से निकाल कर दिया है। तो बैंक को जब वो लोन यूज करेंगे तो बैंक को उस पर 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन 20% एनुअल इंटरेस्ट है। हमने ये डिपॉजिट 3 महीने के लिए रखना है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात तो हम निशान लगाने ही भूल गए। द प्रोडक्शन ऑफ डी जिंक विल टेक 3 मंथ्स, तो ये 3 महीने तक प्रोडक्शन चलती रहनी, तो ये मशीन 3 महीने तक हमारे पास रहेगी। 3 महीने के नीचे उसने 3 मंथ्स के लिए उसने कहा हम लीज पे लेंगे और 2.5 लाख, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी
अब इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे उस लिस्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं था, लेकिन हमें नजर आ रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पड़ रही है ये कॉस्ट, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो ₹5 मिलियन हमने लोन लिया बैंक से, इस पर 20% इंटरेस्ट है और ये साल का इंटरेस्ट है, हमें 3 महीने का इसमें ऐड करना है, 10 लाख। लो जी, अगर ये वाली मशीन लेते हैं तो 3 महीने की हमें ये कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। एक और ऑप्शन भी उसने दिया था हमें, करते जाओ सवाल, पढ़ते जाओ, करते जाओ सवाल, खुद होता चला जाएगा। फिर सोल्यूशन लोगों के डिफरेंट होते हैं। हमने कोशिश ये की थी कि हर सवाल डिफरेंट तरीके से ना करें। हमने कोशिश ये की थी कि एक टॉपिक का एक सवाल एक ही तरह से हो। कोई मसला मसाइल जैसे रिसेंट टाइम में से एक सवाल पहले वाला करना है ना, अब आज होता है या कल होता है, जब भी होता है, तो आप देखोगे हम फॉर्मेट वही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डाटा आगे पीछे होगा तो फिर सर पैर जो है ना वो फुलाने नहीं है, बस सर मारते रहना, कुछ ना कुछ निकाल के ले आना है। वो कभी कभार को एक आधा सवाल होता है, वरना नॉर्मली मैंने कहा था 90% उससे भी ज़्यादा सवाल इस तरीके से हो जाएंगे कि हम एक ही तरतीब रखते हैं, ठीक है ना। रेलेवेंट कॉस्ट के सारे सवाल ये 3 में से किसी एक का आता है और ये 3 का फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है, और बाकी बेस हमने बनाई हुई है कॉन्सेप्ट्स की। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवाए, इन सब कॉन्सेप्ट्स के छोटे छोटे 24 सवाल किए थे हमने, याद है। फिर हम पास पेपर्स के ऊपर मूव किए थे तैयारी करने के बाद। तो ये हर एक चीज़ जो यहाँ पे इस टेबल के अंदर थी उसका हमने 24 सवाल किए हुए थे, ठीक है। 1 घंटे में मैंने कहा था हो जाते हैं, भाई ने कहा था नहीं 1.25-2 घंटे में होते हैं, वो भाई आए ही नहीं, कहाँ है, 1.25-2 घंटे में होते हैं, ठीक है ना। तो वो सवाल अगर आप एक बार कर लें तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर सारा रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरी वो ग्रिप ठीक है, तो फिर ग्रिप और सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी, फिर क्या करो, फिर सिर्फ पास पेपर जो आपको लिखवाए और रेलेवेंट कॉस्टिंग के, सिर्फ उनके अंदर ये वाला भी ऐड कर लेना जो आज करवा रहा हूं, जो पहले रिवीजन प्लान दिया था ना। आज जो सवाल मैं आज और ये रिवीजन क्लासेस में करवा रहा हूं ना, जो रिवीजन के सवाल आपको दिए हुए थे उनमें ये आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है ना। जिस टॉपिक का भी सवाल करवाऊं उन सवालों में ऐड कर लेना, जिनके नहीं लिखवाए हुए उनके इंशाल्लाह लिखवा दूंगा आपको जाने से पहले, ओके। और किए हुए सवालों में से ही हैं जो सवाल मैंने आपको क्लास में करवाए, उसके अलावा कोई रिवीजन प्लान में नहीं होगा। इसलिए जिस टॉपिक का नहीं मिला और मैं कहता हूं करो, तो जो करवाए हैं सारे करो रिवीजन के लिए। तो फिर आपको सवाल मैं दे रहा हूं, उन्हीं में से ही दे रहा हूं। जो एडिशनल सवाल हैं वो खुद करवा रहा हूं, जो बचाए हुए थे वो ही आपने ऐड कर लेने हर टॉपिक में, ठीक है। जैसे ये आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग में ऐड कर लेने हैं बाकियों के साथ जो मैंने लिखवाए थे। कहाँ लिखवाए थे ये भी देख लेते हैं। एक और खोल लेते हैं, पता नहीं कब तक खुला रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था टॉपिक वाइज रिवीजन क्वेश्चंस। ये मैंने तस्वीर भी आपको भेजी थी, याद है ना। तो इसमें ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के मैंने आपको 1 2 3 4 5 सवाल दिए हुए थे कि आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग इससे रिवाइज हो जाएगी। ये रिवीजन प्लान है। छठा सवाल अब ये ऐड कर लेना। ऐसे ही जिस टॉपिक का अभी यहाँ पर मैं फर्दर प्रोसेसिंग के आपको 1-2 सवाल आपको करवाऊंगा, और 2 सवाल शायद हैं, ठीक है। जब वो एक रिसेंट का और एक वो कैपुचिनो, ये सब सवाल ऐड करूंगा तो आपको करवा दूंगा, तो इसमें आपने वो ऐड कर लेना है। बाकी रिवीजन प्लान वही है, और किए हुए सवालों में से शट डाउन का और कोई सवाल है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैं कोई नया सवाल नहीं करवाऊंगा। हाँ, जिस चीज़ में मसला आता है वो चीज़ डिस्कस कर लूंगा, बाकी इंशाल्लाह आप उसी ये आप 3 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा कर लें, 5 दफ़ा कर लें, जितनी बार मर्जी करेंगे ये आपको बेहतर ही करेगा। और शट डाउन भी एक्सपेक्टेड है, फर्दर प्रोसेसिंग भी आ सकता है, ठीक है। सही जी, तो कोई बात नहीं है, नहीं बनाया होगा, अब देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अच्छा चलें, छोड़ें, वापस आए अपने सवाल पे, हम जरा बहक गए थे, वापस आए जी। पॉइंट 1 हो गया मशीनरी का। पॉइंट 2 क्या है? लीज मशीनरी एट अ मंथली लीज रेंटल ऑफ 16 लाख बट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी कि ये वाला जो बंदा है ये 6 महीने से कम पे किराए पे नहीं देता। तो हमारे लिए चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने इस्तेमाल होनी है, 6 महीने से कम पे इसने देना ही नहीं है, तो लेकर रख लेंगे। अगर ये कॉस्ट कम पड़ेगी बाकी 3 महीने फारिग पड़ी रहेगी। हाँ, इसमें इसने नहीं कहा, लेकिन एक एडिशनल काम जो यहां कर सकता था और मजे की एडजस्टमेंट बनाने के लिए, वो यूं कह सकता था कि अगले 3 महीने हम किराए पे दे सकते हैं, तो वो सेविंग भी हम कॉस्ट में से माइनस कर देते। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। हालांकि इतना आसान सवाल था, थोड़ी सी मुश्किल तो आती, वो भी मुश्किल नहीं थी। बेस अपनी पकड़े रखे तो मुश्किल नहीं है काम, ठीक है। पॉज करें जरा, असगर आगे। अच्छा जी, तो 16 लाख 1,60,000 6 महीने के लिए किराया पड़ गया, ठीक है। और इन दिस केस मंथली मेंटेनेंस ऑफ 20,000 विल बी बोर्न बाय आरएल, ठीक है, जो कि सिर्फ उन महीनों में इनकर होगी जब मशीन ऑपरेटिव है। मशीन ने कितने अरसे तक ऑपरेटिव रहना है? 3 महीने चलना है उसने, जो प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका मतलब 20,000 इंटू 3 60,000 रुपए की मेंटेनेंस भी आरएल के जिम्मे होगी इस मशीन की, वो लेसर नहीं लेनी। लेकिन यहां पर कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं है। मौजे वेव्स, लेट्स किल इट। रेंटल कॉस्ट 1,60,000
60,000 रुपये पर मंथ इंटू 6 मंथ्स 9,60,000 रुपये। और मेंटेनेंस कॉस्ट है 20,000 पर मंथ। हाँ, यहां पे 3 मंथ्स लेने हैं, तो छोटी छोटी शरारतें करता है बस आई कैप। अच्छा, अब जिसने यहां पे 6 महीने लिख लिया होगा, क्या उसका पर्चा फेल हो गया होगा? और भाई उसको इसके नंबर मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, बस एक यहां पे आधा नंबर कटना है तो कट जाएगा। सवाल नहीं छोड़ना, करते रहना अगर पास होना है, वरना अगली बार फिर ये काम करना पड़ेगा आपको। इस बार तो आप नहीं करोगे अगर। जी 60,000 टोटल, 1 लाख नहीं 10 लाख। ये ए है, ये बी है। अब कॉस्ट है कॉस्ट, तो लोअर को प्रेफर करना है हमने। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी जी? ऐसे ही मैंने वो 24 सवाल किए थे, याद है? सबका सोल्यूशन भी ऐसे ही बनाया था, पर वो हर सवाल में इस तरह की एडजस्टमेंट अलग अलग थी, अलग अलग थी, अलग अलग थी, और ये सारे सवाल वो इकट्ठे समझो के आ गए। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्ट वो 24 सवाल, वो जिसका हैंडआउट भी गलत हुआ था, याद है? फिर मैंने दे दिए थे, है ना? पता नहीं बच्चों ने क्या टीए के साथ मिलकर कर दिया था। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी? लोअर ऑफ ए और बी, यानी के 1 मिलियन। ठीक है जी। आपको कुछ भी, आप ना कुछ करें, बस आप रेलेवेंट कॉस्ट अब लिखना तो पड़ेगा ना, रेंटल कॉस्ट तो लिखना ही पड़ेगा। ये नंबर कितने हैं देखो इसके, 20। तो फिर कितने मिनट बनते हैं? 36 मिनट बनते हैं, 20 इंटू 1.8 करो ना, है? तो 36 मिनट में तुमने ये सवाल अगर पढ़ लिया ना, तो ये तुम्हारा 25 मिनट में सवाल हो जाना है। 10 मिनट पढ़ी जाओ इसको, 15 मिनट में सवाल हो जाना है। देखोगे अभी हम कर रहे हैं, किसी एक जगह भी आपने अड़ना नहीं है। जो को अड़ोगे भी सही तो 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे सवाल तो नेमत होते हैं जी। 1 मिलियन ऐसा ना आ जाए, जैसा भी आए अल्लाह आपको पास कर दे, ऐसा आ जाए। ये ना कहा करो, मैंने पहले भी कई बार मना किया आपको। अच्छा जी, ओके नेक्स्ट। एक लाइन मैंने छोड़ी हुई है, एहतियातन, कोई और चीज ना पुड़क करके निकला है। नेक्स्ट ले जी, मशीनरी मखाइनरी हो गई। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, नहीं ये इजी है। 15 यूनिट्स ऊपर पढ़ो, 15 यूनिट्स टोटल चाहिए। 3500 डीजिंग बनाने के लिए 15 यूनिट्स चाहिए। उत्ते पढ़ो, उत्ते पीछे देखो। फॉलोइंग रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैं, टाइम नहीं है ना, ज़्यादा शुगर ज़्यादा नहीं लगा सकते ना, सेशन नॉर्मल चल रहा होता तो बंदा कहता है चलो। फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट ऑफ जिंक, डी जिंक। अब डी जिंक कितने चाहिए? 3500। ये पर यूनिट ऑफ डी जिंक चाहिए, इसका मतलब 15 यूनिट्स एक पे चाहिए, तो 3500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52,500 टोटल रिक्वायर्ड है। नहीं है 52,500 AA2 चाहिए 3500 डी जिंक बनाने के लिए। ऐसे ही 10 यूनिट्स ईच यूनिट ऑफ डी जिंक के लिए 10,878 भी चाहिए, तो इंटू 3500 करोगे तो 35,000 यूनिट्स जो हैं वो A78 के भी चाहिए। ये हलवा वाला मौलवी नहीं हूं मैं, बर्गर वाला हूं। ओके नहीं, मैं साग वाला हूं। ओ माय गॉड, ये अभी चाय आ रही है ना, सबको खिलाते हैं। तुमने क्लास में मुखल होना था, अभी इसकी वजह से मुझे क्लास फिर पॉज, मैंने पहले कहा उनको कि चाय चुप करके बांट देनी, लेकिन अब सॉरी। हाँ जी, हूं नहीं जी। 5 यूनिट्स ऑफ C11, चुप 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 चुप। हर यूनिट ऑफ डी जिंक के लिए 5 C11 चाहिए, तो 3500 डी जिंक के लिए 17,000। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी CMA आ गई है ना, मुझे लग रहा है। आप लोगों पे सीख लिया ना मैंने। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट। अच्छा, अब ये यूनिट्स चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन शो करनी है हमने। तो सबसे पहले पढ़ के आते हैं। आमिर भाई कौन सा आ गए हैं? AA2 के 52,500 यूनिट्स चाहिए हमें 3500 डी जिंक बनाने के लिए। अब वो कहता है RL हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड, वो पिछले वाला ऑर्डर किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं। खामोश हो तो नॉन कैंसिलेबल भी होता है, और फिर पेनल्टी उसने लिखी भी हुई थी, कैंसिल करना भी है तो, ठीक है ना। 15 यूनिट्स
कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है, बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं पूरा करेंगे तो फंसेंगे, ठीक है, कोई जुर्माना भी होता है। मसला है कोई क्वेश्चन है बेटा? ग्लासेस वाले भाई हैं? नहीं है यार, तो मेरे साइड हो गए यार, मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, पिछले कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 यूनिट्स ऑर्डर किए थे और वो 75 पर यूनिट पे थे, यानी कि अब वो उसके लिए भी जरूरी है हमारे सप्लायर के लिए कि वो 75 रुपए पर यूनिट ऑफ AA2 हमें देगा। लेकिन हमें 50,000 नहीं 52,500 चाहिए, तो 2500 जो एडिशनल है वो कहां से लें? वो कहते हैं करंट मार्केट प्राइस इज AA2 इज 80 पर यूनिट। इसका मतलब 50,000 75 के हिसाब से आ जाएंगे और ऊपर वाले 2500 85 के हिसाब 80 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन साथ एक और भी फनकारी थी छोटी सी, कहता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट केड़ा यही वाला, इसको अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी पेएबल बाय। इसलिए तो मैंने कहा था कि इनकी जान में जान आई थी जब ये डीजिंग का ऑर्डर आया। अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करते, मतलब AA2 के 50,000 यूनिट्स ना मंगवाएं, तो पेनल्टी रखी हुई थी सप्लायर ने कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% पे करना पड़ेगा। अब अगर हमने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया तो हमारी बचत होगी इस पेनल्टी से। अब ये डीजिंग वाले ऑर्डर की वजह से बचत हुई है, रेलेवेंट है। अगर डीजिंग वाला ऑर्डर ना आता तो ये हमें सेविंग ना होती। सादा सी बात है, ठीक है, तो सादा ही है क्या? वर्किंग वन। अब इधर देखो, टोटल यहां पे लिख देंगे ना सवाल के अंदर, टोटल रिक्वायर्ड AA2। हाँ जी, कितने यूनिट्स हैं? 15 यूनिट्स चाहिए, 15 AA2 पर यूनिट चाहिए और 3500 टोटल हमने डीजिंग बनाने हैं, तो टोटल 52,500 यूनिट्स हमें चाहिए AA2 के, ठीक है, 52,500। इसमें से 50,000 हमें मिल जाने हैं 75 के हिसाब से और ऊपर वाले 2500 हमें मिल जाने हैं 80 के हिसाब से। और जो 75 के हिसाब से 50,000 हमने खरीदने हैं ना, ये ना खरीदते तो 20% पेनल्टी पड़नी थी। अब वो पेनल्टी बचेगी तो वो हमारे लिए यूं समझ लो इनकम है। वो हमारी बचत इस डीजिंग वाले इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है जो हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो शुरू करो जी काम फिर। कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स। चुप कर जा, किसको नजर नहीं आ रहा? तुम आगे आ जाओ ना यार, सारों को परेशान करोगे, उधर जाऊंगा तो तुम्हें फिर किसको नजर नहीं आ रहा? आगे बैठो फिर। 50 बच्चे नहीं आ जाए मार के, कितने 30-40 बच्चे आए मुंह उठा के, पता नहीं सारे गांव पे टट्ठे हुए हैं। अल्लाह करे घर ले लें ये क्लास, अहम थी क्लास, बताया भी था जी। 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स, ये 75 रुपए के हिसाब से 75 रुपए पर यूनिट, 3750000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 2500, यही बनेगा ना 52,500। ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं। 52,500 में से 50,000 ये हो गए और 2500 ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऊपर लिख दिया, ये टोटल है 50,000 ये आगे, तो बाकी इसको कैलकुलेशन को शो करने की कोई जरूरत नहीं है कि 2500 कैसे निकला, नजर आ रहा है 52,500 और 50,000, ठीक है, इंटू रुपीज 20,000 और सिफर इधर होए तो फर्क पैंदा है, ध्यान करो। उसके बाद सेविंग ऑफ पेनल्टी, सेविंग ऑफ, इधर देखो, अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ना आता ना डीजिंग वाला, तो हम मारे गए थे 37,50,000 का 20% हमें देना पड़ना था। डीजिंग वाला ऑर्डर आया, मंगवा लिया, बचत होगी, ठीक है। तो ये पेनल्टी हमारी किस वजह से बची है? इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बची है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? 37,50,000 का 20%, 7,50,000। लो जी 32 लाख। ये हमारी जी मटेरियल, ये वैसे रिवीजन वाली क्लास में नहीं, ये तो रेगुलर क्लास में करने वाला साल था। पहले आपको देता है, एक दिन लगाते आप, फिर अगला दिन हम लगाते हैं ना। हाँ जी 32 लाख। नहीं सुनता, बोलो।
पहले हमने 50 मंगवा लिए, 50,000 मंगवा नहीं लिए, बहुत हो रही है। मंगवा नहीं लिए, ऑर्डर किए थे, ऑर्डर किए थे। कितने गया ये प्लेस किया था ऑर्डर, सप्लायर ने एग्री किया था कि वो मार्च में देगा, फरवरी में वो तड़न तख्ता हो गया। उसके बाद नया ऑर्डर आया, सबर कर जाओ, हूँ विच ते ना बोलो वारी वारी का आओ, एक एक करके आओ ना यार, होना नहीं तुसीं ते एवें पिछे लग गए जिवें डैवो नूं रिक्शे पैंदे ने, एड्डा मैं डैवो ते एड्डे तुसीं रिक्शे। अच्छा सुनो 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 भाई, बात सुनो। ऑर्डर किया था, उसने कहा था मार्च में दे दूंगा, फरवरी में जीएल बैंकरप्ट हो गया। अब एसएल कितने गया, रिसेंटली एसएल ने फिर इनको किया है अप्रोच, ठीक है। अब वो कहता है कि ये मटेरियल रिक्वायर्ड है AA2, जो कि ऑलरेडी ऑर्डर्ड था, वो 75 रुपए के हिसाब से था। अब डी जिंक का ऑर्डर आया तो हम उसको मंगवा लेंगे, ऑर्डर्ड है। खरीदा कहां पे, कहीं पे लिखा सवाल में खरीद लिया हमने, ऑर्डर किया था, मार्च में देना था, पहले ही वो फारिग हो गया। अब परेशान बैठे हैं, मटेरियल मंगवा के गले थोड़े डालने, 20% पेनल्टी देने का सोच ही रहे थे कि डी जिंक का ऑर्डर आ गया, तो शुक्र किया मंगवा लिया। उल्टा सस्ता भी मिल गया हमें, 5 रुपए मार्केट से। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो फंसा हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड होते हैं ना, तो दोनों तरफ अगर सस्ता हो जाता तो हमें पड़ गई थी, महंगा हो गया तो उसे पड़ गई। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसने 75 के हिसाब से 50,000 यूनिट्स दे दिए हमें AA2 के, ठीक है। बकाया हमने मार्केट रेट पे उठाए और पेनल्टी हमने सेव कर ली, जो अगर हम ये डी जिंक वाला कॉन्ट्रैक्ट ना करते तो हमें पड़ जाती। इसको आप पहले ले लूं। अगर यहां लिखा हुआ है वैसे, चल बोल बोल बोल, अच्छा बोल। 50,000 के यूनिट जो है ये हमने पहले ले लिए होते, पहले ले लिए होते तो फिर हम ये देखते कि क्या इनकी कोई कॉस्ट है, ये रेगुलर यूज में है, वो कहता है नहीं, वही वाले उसूल लगने थे। अगर नहीं है तो फिर देखते स्क्रैप के तौर पे बिक सकते हैं, बिक सकते तो वही रेलेवेंट कॉस्ट, वो अगले उसूल वही है ना। अगर खरीद लिए होते तो ये स्टॉक में पड़े हैं, पड़े हैं तो फिर वही वाले रूल हैं जो यहां लगाए थे हमने, ये वाले पड़े हैं अवेलेबल इन स्टॉक। अगर ये खरीदे तो यहां पे आ जाता, अब यहां पे आता तो फिर अगली बात थी कि वो स्क्रैप के तौर पे बिक सकते हैं या यूज कहीं और हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो फिर नील होती रेलेवेंट कॉस्ट, फिर तो पड़ चुकी थी ना कॉस्ट, वो संक कॉस्ट थी। अभी संक नहीं है क्योंकि अभी ऑर्डर्ड है। हाँ भाई साहब, हाँ बोलो बोलो, आज बोलो, आज तो छुट्टी है। तो एक्सेप्ट, यही तो यही बात है, डी जिंक के लिए ये रेलेवेंट है। तो भी डी जिंक के लिए ये रेलेवेंट है, रेवेन्यू है, डी जिंक की वजह से ये बचत हुई है ना। तो फिर वो डी जिंक में तो नहीं पड़नी थी ना, फिर वो पेनल्टी अलग पे करते हो, डी जिंक भाई हमें नहीं बनाना, ठीक है। सवाल तुम्हें समझ नहीं आया, वो इतना समझने वाला था नहीं, समझने वाला था, मैंने वो बात कर ली थी। चलें आगे। ओ भाई बस कुछ कह रहे थे, उनको जवाब मिल गया, रेलेवेंट होता तो मैं सबके लिए रिपीट कर देता। अच्छा जी, वैसे सोच लूं रेलेवेंट हो भी सकता है या नहीं। सवाल क्या था वैसे आपका? हाँ, वो कह रहे हैं अगर डी जिंक इवैल्यूएट करना होता तो फिर ये रेलेवेंट था, बिल्कुल था। डी जिंक की रेलेवेंट इनकम है, रेलेवेंट एक्सपेंस कॉस्ट नहीं है। वो कह रहे हैं अच्छा अगर हम इवैल्यूएट करते, इसको इनकम में लेते और फिर नेगेटिव आ जाता तो हम डी जिंक को एक्सेप्ट करते? नहीं, डी जिंक को एक्सेप्ट भी ना करते और वो पेनल्टी अलग से पे कर देते। सवाल खत्म, सवाल नहीं जवाब खत्म। अच्छा जी, हाँ भाई चलिए 78 पे। A78 अवेलेबल इन मार्केट है 110 पे। हाउ एवर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट वुड बी एब्जॉर्ब। ये तो एडिशनल होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ओ एब्जॉर्ब्ड तो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट, ठीक है। लेकिन ये जो छोड़ा करो, मैंने कहा था रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवालों में उसके लिए एक लाइन लिख दिया करो, ठीक है। तो आप एक लाइन लिखोगे एब्जॉर्ब FOHR इन इररेलेवेंट, बस। हाँ, अगर वो कह दे जैसे टेस्ट वाले सवाल में, एक आधे और सवाल में भी था कि चाहे लिया है चाहे छोड़ा है, दोनों के बारे में बताओ, फिर हर एक के बारे में बताना था। लेकिन जब चुप हो ना, ऐसी चीज ना मांगे आपसे, तो जिसको छोड़ो उसके बारे में जरूर बताओ कि मैंने इसको इग्नोर किया है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट जो एब्जॉर्ब वाली होती है, एग्जिस्टिंग है, ये इंक्रीमेंटल नहीं है। जो जैसे मर्जी लिख लो, एक जुमला लिखना है, दिस इज नॉट इंक्रीमेंटल, या दिस इज एग्जिस्टिंग, या दिस इज एब्जॉर्ब्ड,
देयरफॉर दिस इज इररेलेवेंट। कोई एक बात लिख के इररेलेवेंट लिखना जरूरी है। ओके, तो ये लिखना आपने। अच्छा, अब इसका मतलब क्या बचा? 80 रुपया। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो मशीन लगी हुई है, मतलब फैक्ट्री लगी हुई है, एब्जॉर्ब एफओएच है, ये हम प्रोसेस करें या ना करें, ये कॉस्ट है, इसलिए ये रिलेवेंट होगी। अब एक ये 80 रुपये तो आ गए, ठीक है, लेकिन साथ ही उसने एक थोड़ा सा टच दिया कि अगर इंटरनली प्रोड्यूस करेंगे ना तो 20% नॉर्मल लॉस है। अब ये 1% है। 1% का मतलब क्या है? ये वाला काम कि हमें क्या चाहिए? ठीक है, और ये गिवन है, कितने हमें चाहिए? 35,000 चाहिए, लेकिन लॉस हो जाते हैं। अब ये ना डायरेक्ट करना है, इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं कि ज़बानी ये करना है, वर्किंग में कर लेना। पर्चे बेसिकली क्या हो रहा है? 35,000 डिवाइडेड बाय 0.8 करना है, डायरेक्ट करना है ये। लेकिन यहां मैं जरा सिखा रहा हूं अभी जो रिवाइज करके आए थे, ठीक है ना, कि हर सवाल में तकरीबन पूरी सीएमए के अंदर आपको जो मैंने कहा था ना कॉमन इश्यूज आते हैं, ये नहीं कॉमन इश्यूज में से था ये। तो केस कौन सा है, कितने गया? ये नहीं जो मुकदी क्लास आज, ये सिंगल रेट है। तो ये 35,000 गिवन है और वो कह रहा है 20% लॉस हो जाता है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, नॉर्मल केस है। तो आपने पूरा सॉल्व करना है तो डिवाइड बाय 0.8 ही होना है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले समझा रहा हूं फिर डायरेक्ट करता हूं। 20% ऑफ व्हाट? चुप होता है तो एक्स, और यही पता नहीं है कितने बनाएं, कितने इनपुट करें, कितने प्रोडक्शन में डालें कि 35,000 हमारे पास आ जाए जो हमें जरूरत है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये 35,000 प्लस 0.0 प्लस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। अब x सॉल्व करेंगे तो ये प्लस से जाके माइनस होगा, 0.8 बन जाएगा, 0.8 डिवाइड होगा, तो ये 35,000 डिवाइड बाय 0.8 मैंने पर्चे में डायरेक्ट लिखना है। आपको सिर्फ आज समझाया आखिरी बार, अब आइंदा आपने भी सिंगल रेट हो तो ऐसे ही जो परसेंटेज हो 1 में से माइनस करनी है और डिवाइड कर देना है उसको इस केस के अंदर, ठीक है। तो कितना आता है वैसे बाय द वे? कितना स्किट मारिए हैं? 43 ये यूनिट्स हमें चाहिए, ये इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट निकलेगा और फिर हमारा काम पूरा होगा डीजिंग वाला, ठीक है। तो ये क्या था जी? वर्किंग 1 में क्या था? मैंने हेडिंग दी थी टोटल रिक्वायर्ड AA2। चले कोई नहीं, हेडिंग क्या करनी है। वर्किंग 2 टोटल रिक्वायर्ड क्या जी? ये 78। अच्छा जी, अब ऑप्शन 1 क्या है इसका? परचेज कर लो। मैंने बात सारी दूसरी कर ली, परचेज वाला भी तो ऑप्शन है, हो सकता है वही सस्ता पड़े तो दोनों देख लेंगे, ठीक है। परचेज, अच्छा वैसे नजर आ रहा है भाई साहब कि बाहर से खरीदे तो 110 का है और परचेज करें तो 80 रुपए का है। ओके वही, और इंटरनली प्रोड्यूस करें तो 80 का है। मेरे ख्याल से तो चलो दोनों कर लेते हैं यार, पता नहीं वो लॉस भी है ना बीच में, क्लियर नजर नहीं आ रहा, हो सकता है लॉस की वजह से जो इतने ज्यादा इनपुट कर रहे हैं तो पर यूनिट में जाके हो सकता है ज्यादा ही हो जाए, तो दोनों ही कर लेते हैं। परचेज होकर 110 का पर यूनिट मिलता है, तो परचेज अगर हो तो भाई कितने यूनिट्स चाहिए? ₹110 पर यूनिट इंटू 35,000 यूनिट्स बाजार से खरीदोगे तो कितने के मिलेंगे? 110 लिख लिया पाए ना, 38,50,000। और अगर हम इसको प्रोड्यूस कर लें, मैन्युफैक्चर कर लें, इंटरनली प्रोड्यूस कर लें, तो हमें ₹80 में पड़ेगा पर यूनिट। लेकिन मसला क्या है? 35,000 यूनिट्स को डिवाइड करेंगे 0.8 से। पर्चे में ये करना है, ठीक है, और आंसर लिख देंगे, बस ये पर्चे में करना है। वो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना जी। 35 लाख नहीं करता, जाओ आओ ख्याल आया तुम्हें? ए और बी। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? लोअर इनमें से, क्योंकि कॉस्ट चल रही है तो रेलेवेंट कॉस्ट है लोअर ऑफ ए और बी, तो बी लोअर है, 35 लाख हमारे लिए रेलेवेंट है। बस ये भी लिखकर डायरेक्ट वहां लिख दो, काम चलेगा। ये ना समझना ऊपर और इन दोनों का टोटल 35 लाख है, ये मैंने लिखा है यहां पे, मैंने इनमें से लोअर को उठाया है ठीक है।
कितना जी? 35 लाख। कहें जी पॉज, चाह दे दी है। अच्छा जी, A78 हो गया, कोई मसला? आसान था ना जी। C11 के 5 यूनिट चाहिए, टोटल 17,500 चाहिए। C11 मार्केट में 20 रुपए का अवेलेबल है। खामोश हो जाएं प्लीज, चाह पीने वास्ते बोलना जरूरी नहीं, चुप। 20 रुपए का एक यूनिट मिलता है बाजार से। However, a substitute material D50 can also be used after processing at a cost of 15। बाजार से 20 का मिलता है, लेकिन ये 15 रुपए प्रोसेस होकर 15 रुपए के अंदर ये डी जो है, ये D50 यूज हो जाएगा इसकी जगह पे। किसकी जगह पे? C11 की जगह पे। लेकिन प्रेजेंटली 5000 यूनिट्स अवेलेबल है एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर परचेजिंग ऑफ प्रीवियस ऑर्डर। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? नॉट इन रेगुलर यूज। और ना उसने कहीं लिखा हुआ है ओवर, प्रीवियस ऑर्डर में ओवर परचेजिंग होगी थी तो वेला पड़ा है। अब अगर वेला पड़ा है तो सबसे पहले इसको यूज करना है। अब ये D50 15 रुपए की कॉस्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई होकर इसकी जगह इस्तेमाल हो जाएगा, तो बाहर वाले 20 रुपए के हिसाब से, बाहर वाले 20 रुपए के हिसाब से ये 15 रुपए वाला सस्ता है। तो ये 5000 तो यही वाला मॉडिफाई करके यूज कर लेंगे। बाकी कितना बच गया? 17,500 में से 5000 निकला तो 12,500 रह गया। अब वो बाजार से क्या करेंगे? परचेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आगे एक और बात भी कर रहा है, शरारत से नहीं बाज आया। क्या 15 रुपए की तो परचेजिंग, ओवर परचेजिंग है, लेकिन कहता है D50 वॉज परचेज एट 5 पर यूनिट। ये संक कॉस्ट होती है, याद है? परचेज प्राइस क्या होती थी? संक कॉस्ट। ये तो इग्नोर होगी। एंड कैन बी सोल्ड बैक टू सप्लायर। स्क्रैप वैल्यू फोरगोन भी है, यानी कि 15 रुपए प्रोसेसिंग पे लगेंगे, 3 रुपए की स्क्रैप वैल्यू भी फोरगो करेंगे। बंदा बांझा जी। 15 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, और मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाया करो मेरी का, जानते हो ना मुझे फिर जी। 15 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी और 3 रुपए स्क्रैप वैल्यू भी फोरगो होगी। तो हमें कितने में पड़ेगा? 18 में। स्टिल सस्ता है, स्टिल सस्ता है, ठीक है। और अगर वो ज्यादा महंगा पड़ रहा होता तो फिर हम इसको यूज ना करते, इसको स्क्रैप में बेच देते, अलग से अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाजार से ही खरीद लेते अपने। हाँ ठीक है। तो भाई 3 रुपए स्क्रैप में बिक सकता था, वो फोरगो किया, और 15 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी। टोटल 18 रुपए के अंदर ये 5000 यूनिट्स तो हमारे D50 के यूज हो जाएंगे C11 की जगह पे। बाकी 12,750 है भाई, 5 नहीं है, वो यूज कर लेंगे। तो वर्किंग 3 टोटल रिक्वायर्ड, ये लाइन कितों आ गई? टोटल रिक्वायर्ड C11, हाँ जी, टोटल कितने रिक्वायर्ड है C11 के? 17,000। यहां पे कितने थे? 35,000। ये कैसे निकाले थे आपने, बताएं? 10 इंटू 3500, 35,000 ये चाहिए थे हमें यूनिट्स टोटल। मैंने कहा जरा वर्किंग एक जैसी चल जाए ना। अब C11 के 5 एक ही पे लगने हैं, और 3500 पर टोटल कितने लगने हैं? 17,000। अब वो वर्किंग तो मैंने पेपर पे की हुई थी ना वहां पे, यहाँ पे तो नहीं है ना, तो ये आपने तो शो करनी है। 17,500 यूनिट C11 के चाहिए। D50 हमने इस्तेमाल कर लेना है, तो यूज्ड D50, ठीक है जी। अब ये जो यूज करना है D50, तो इसको बल्कि यूं कर लें, इसके लिखें आप मॉडिफिकेशन कॉस्ट, मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ D50। कितने यूनिट्स पड़े हैं हमारे पास? 5,000, और हर एक लगेगा 15 पर यूनिट लगेगा, जिसके ऊपर मॉडिफाई हो जाएगा। ये देखो, सब्स्टिट्यूट D50 कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 15। तो ये इसकी क्या आ गई? प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये हम स्क्रैप के तौर पे भी बेच सकते थे, तो मॉडिफिकेशन कॉस्ट तो इसकी आ गई 5,000 यूनिट्स के हिसाब से। कितनी आती है? 75,000 रुपीस, 75,000, ठीक है। और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू भी हमने फोरगो की, फोरगॉन। तो टोटल हमें स्क्रैप वैल्यू फोरगॉन ऑफ D50 तो ₹3 पर यूनिट। इन 5,000 यूनिट्स का ये 15,000 भी हमारा गया। तो टोटल हमने क्या खोया? 90,000। ये D50 अगर यहां यूज ना होता तो
15 रुपए का बाहर बिक जाना था। हमने इसको यहां यूज किया तो एक तो ये 15 रुपए हमारे गए, स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, और फिर एज इट इज यूज नहीं हुआ। अगर एज इट इज यूज होता तो रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ 15,000 थी, लेकिन इसको मॉडिफाई करना पड़ा 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इन 5,000 यूनिट्स की बन गई 90,000। लेकिन अभी पूरी नहीं हुई जरूरत, तो रिमेनिंग क्या है जी, परचेज कॉस्ट ऑफ। अब ये हमने परचेज कॉस्ट ऑफ C11 ले लेनी है, ये 20 रुपए पर यूनिट मिलेगा और 12,500 यूनिट्स हमने बकाया खरीदने थे। 12,500 ही है ना, 17,500 में से 5,000 गया तो 12,000 जी। होश कर लो कुछ, मुझे पता है क्लास 3 दिन पे लेके जानी पड़ेगी। आप कहोगे सर सारे परचेज कर लेते, एक ऑप्शन वो बना लें। जरूरत नहीं है भाई, नजर आ रहा है 18 रुपए का एक यूनिट, ये मॉडिफाई होकर अपने वाला लग जाना है मैक्सिमम 18 रुपए में, और बाहर से 20 का मिलना है, तो फिर सारे बाहर से परचेज नहीं करने, पहले करंट वाले को यूज कर लो। 18 रुपए के अंदर 2 रुपए तो यहां से बच गए ना, और बाकी के क्या कर लो, परचेज कर। गांड इट जी, फिर वो ले लेते, लेकिन वो फिर तब होता जब इस समय मुझे पता नहीं लग रहा था ये, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों लेकर देख लिए। किधर गया ये, कॉस्ट ऑफ, नहीं ये नहीं है, ये है परचेज और प्रोड्यूस, दोनों ले लिए थे। जो लोअर है यहां तो नजर आ रहा था ना, नजर ना आ रहा था तो दोनों करके देख लेते। जो लोअर होता, लोअर में परचेज होता तो फिर इसको स्क्रैप के तौर पे अलग बेचते, प्रोसेस क्यों करते, इसको अलग स्क्रैप के तौर पे बेचते, हमारे लिए रेलेवेंट ना रहता, ये कहानी अलग हो जाती और बाहर से खरीदने वाला रेलेवेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसे आई को नहीं मजा आता। हाँ जी, मटीरियल डन, यहां तो लिखवाया नहीं आपने, डन कहां, 340,000। ठीक है, स्किल्ड लेबर, लो जी, RL हैड स्किल्ड लेबर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी हैड हायर्ड, इन्होंने हायर किया हुआ है 1 लाख रुपए 1,000 पर आवर के ऊपर, अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंग के लिए जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, इन्होंने 1,000 रुपए पर आवर के हिसाब से इसको कमिट किया था। अगली बात बताऊं, अगर इधर देखो, इफ ऑर्डर फ्रॉम SL इज नॉट एक्सेप्टेड 200 लेबर आवर्स वुड बिकम आइडल, यानी 200 लेबर आवर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, एंड RL विल हैव टू पे 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी ये तो कमिटेड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 200 लेबर आवर्स जो होंगे उनके लिए 500 रुपए रेलेवेंट कॉस्ट है। एसी चलवा दे यार, चाय पीती ना बेचारे ने जी, बात समझे प्लीज। पता नहीं कितने आवर्स लगने हैं 3500 जिंग के ऊपर, डी जिंग के ऊपर, वो तो हम निकालेंगे कितने बैचेस तक या कितने यूनिट्स तक लर्निंग चलती है, वो उसी तरह जैसे पिछले सवाल में निकाला था। टोटल आवर्स लेट से 2500 निकल आते हैं। 2500 में से 200 लेबर आवर्स जो हैं वो कमिटेड थे, यानी उनमें 50% कमिटेड था, 1000 का 50%, यानी 500 उसके अंदर जो कॉस्ट है, जितने भी आवर्स निकलेंगे टोटल आवर्स, ये तो अभी हम निकालेंगे ना लर्निंग कर्व लगाकर, ठीक है, ये जितने भी निकलेंगे इसमें से 200 जो हैं वो कमिटेड एट द रेट ऑफ 50%। इसका मतलब इन 200 आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो 500 रुपए होगी, 1000 नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचेंगे उनके बारे में फिर देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है सर जी स्टूडेंट, मेरी बात सुने, ये जो 50% कॉन्ट्रैक्ट है ये 1000 का 50 है, 1000 रुपए तो पर आवर रेट है ना, 1000 रुपए पर आवर रेट हमने कमिट किया था। कितने लोगों को हायर किया था ये नहीं बताया उसने आवर्स बता दी। उसने कहा अगर SL वाली ऑफर, हम SL जो है वो इसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब डी जिंग वाला ऑर्डर हम नहीं लेते, तो 200 लेबर आवर्स आइडल हो जाएंगे। मतलब 200 लेबर आवर्स के लिए फिर उनको कमिट किया था ना, नहीं समझ आती है यार। हमने मटेरियल AA2 और ये लेबर का कॉन्ट्रैक्ट पुराने जिंग के लिए कर लिया था। अब वो कहता है अगर SL की ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती तो 200 लेबर आवर्स वेले हो जाएंगे। मतलब यही तो वो कमिटमेंट थी जिसके लिए हमने 200 लेबर आवर, मतलब कुछ लोगों को हमने हायर कर लिया था, और हमने उनसे कहा था कि अगर आप वेले भी रहेंगे तो आपको हम 500 रुपया फिर भी देंगे, और अगर काम करेंगे तो 1000 रुपया देंगे। अब पिछला कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 200 आवर्स जो हैं वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, जिनके ऊपर हमने 50 रुपए उनको देने हैं, 500 रुपए उनको देने हैं, ये कमिटेड है, तो रेलेवेंट नहीं है ये।
रेलेवेंट क्या होगा, रिमेनिंग 500 200 के लिए। जी 200 के लिए। और बाकी जितने आवर्स, मिसाल के तौर पे मैंने कहा था 2500 आवर्स बनते हैं, तो बाकी जो 2300 आवर्स होंगे उनके लिए फिर 1000 रुपया होगा, या ओवर टाइम भी हो सकता है, वो तो बात की बात है। ठीक है, वो देखते हैं, समझ आई बात की, अभी देखेंगे कैलकुलेशन जब पूरी होगी। तो आगे वो कहता है इफ एसएल's ऑफर इज एक्सेप्टेड देन डीजिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 350 यूनिट्स। इसका मतलब हर बैच में 350 यूनिट्स हैं, तो कितने बैचेस चाहिए होंगे 3500 के लिए, 10 बैचेस। कितने, 10 बैचेस। एंड द फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर्ड 400 स्किल्ड लेबर आवर्स। जैसे ही ये नजर आया आपको फौरन शक पड़ गया होना है भाई अगली लाइन से आया के आया, लर्निंग कर्व आया के आया, और उसने कह दिया लर्निंग इफेक्ट इज एस्टिमेटेड 80% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 4 बैचेस ओनली, द इंडेक्स इज इतना। तो लॉग लर्निंग रेट ओवर लॉग 2 भी नहीं करवाता आपसे, इंडेक्स दे देता है आपको। ठीक है, सही है भाई। इनकी हवा ना ऊपर रखो भाई, ये बीमार होंगे इन दिनों में, बीमार नहीं करना इनको आप, 23 पे रखें और इनके वो ऊपर कर दें ग्रिल्स, मुझे आती रहे वापस। अच्छा आप सुने, उससे आगे ना सेमी स्किल्ड शुरू हो गया, अब स्किल्ड की कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल आवर्स निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेंगे, जैसे भी पिछले सवाल के अंदर आपको निकलवाए। ठीक है, उसके बाद 200 के बारे में बता दिया है कि उनके ऊपर उनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट होगी ₹500 पर लेबर आवर, 200 इंटू 500। और बाकी जितने भी होंगे, अब उसके लिए ओवर टाइम का चक्कर कोई नहीं है, तो वो सारे के सारे 1000 रुपए होंगे। ठीक है, एक ही, ये डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है, कुछ सारी की सारी कॉस्ट लेकर इस 500 वाले को सेविंग के तौर पे भी ले सकते हैं, बात तो वहीं पे ही आ जानी है। ठीक है, हम वो कॉस्ट ले ही नहीं रहे, अपने उसूल के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब शुरू करते हैं जी काम। इधर कर ले, वर्किंग नंबर 4 जी, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर, कब तक चलना है जी, बैचेस में चलना है, कब तक चलना है, 4 बैचेस तक, फॉर 4 बैचेस। टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 4 बैचेस, वही y इज इक्वल टू ए कितना है जी, फर्स्ट बैच पर कितना टाइम लगना है, ये वुड रिक्वायर 400 स्किल्ड लेबर आवर्स, ये पहले पे लगना है, और कितने तक चलना था, 4 तक, इसीलिए 4 पे लेकर आए हम। तो कितना है जी, 400 इंटू कितने, 4 बैचेस है तो इंटू 4 रेज़ टू पावर माइनस 322। यहां से आ जाएगी हमारे पास, अगर 4 बैचेस बने तो एक की एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कितने बैचेस हैं, 4 बैचेस भी लिख दूं, घर जाके फिर 4 नहीं समझना आ रही, केड़ा 4 केड़ा है, ये भी 4 बैचेस ही थे जी, 1024 लेबर आवर्स, ये तो 4 बैचेस के आ गए। अब यहां पे लर्निंग रुक गई है, अब बैच बनाने हैं 10, तो चौथे का जो टाइम होगा वही आगे चलेगा। अब चौथे का टाइम निकालने तो क्या करें, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है यहां पे, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 3 बैचेस। ये काम अब 2 बार कर लिया आज, अब लर्निंग का मैंने दोबारा आ भी गया तो देखूंगा, फिर आपसे ही करवाऊंगा परसों की क्लास में, सीवी में वगैरह कहीं पे आ ही जाता है, कहीं पे आ ही जाता है, तो वहां पे फिर अब आप ही करेंगे, मैंने अब कर लिया नहीं, 400 इंटू 3 माइनस जी, ये कितने, ये 3 बैचेस बनाए तो एवरेज टाइम एक बैच का, हमने टोटल 3 बना लिए, 842 बस 2 कर लो यार, आई कैप का 82 है, वैसे 83 बनता है, बता दूं, मैंने देखा था सोल्यूशन, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, बच्चों ने शायद वहीं से देख के बताया हो, जिन्होंने 842 बताया, हम 843 करेंगे। एग्जैक्ट मैच करना है आईकैप के सोल्यूशन से, हालांकि वहां तरीका कार डिफरेंट होगा, एंड पे आंसर मैच करना है। आईकैप का सोल्यूशन दिया हुआ है उन्होंने, ये पता नहीं आईकैप का है कि कहां से उसने दिया है भाई ने, ये भाई ने कहीं से दिया, आईकैप का ऐसा होता नहीं है। हाँ, फिर एग्जैक्ट मैच करना है तो 842 कर लो, इजाजत है, कोई ऐसी बात नहीं, ठहर जाओ। 842 लेबर आवर्स 3 पर लगते हैं, तो फिर चौथे पर कितने बने, 182, सही आ गया। ये किस पर टाइम लगा है जी, टोटल लेबर आवर्स
रिक्वायर्ड फॉर फोर्थ बैच। अब हमें क्या चाहिए भाई बताओ ना, उन्होंने कितना लिया होता आई कैप ने? वर्किंग 1 होगी उनकी, वर्किंग 1। मैं एग्जैक्ट मैच कराना चाह रहा हूं, वर्किंग 1 ट्यूलिप रॉयल, ये है सही सोल्यूशन? ये दूसरे हैं, है ना उसका भी सोल्यूशन? है। वर्किंग 1 देखो जरा, मुझे बता देते तो मुझे ना देखनी पड़ती। बस ठीक है, फिर ठीक है। 182 183 बनता है वैसे, मैं इसलिए 182 लिख रहा हूं ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाए, ठीक है ना, बस और कोई वजह नहीं। अच्छा जी चले आगे। अब ये तो हमारे पास आ गए 4 बैचेस का टाइम, लेकिन हमने टोटल 10 बैच बनाने हैं, तो ऊपर वाले 6 बैचेस का टाइम कितना है? तो मैं यूं कर देता हूं, इकट्ठा ही कर लेता हूं। टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 10 बैचेस, ये कैसे निकलेगा? इधर देखो, 4 के लिए तो लगेंगे 1024 लेबर आवर्स प्लस अगले 6 के लिए, 6 बैचेस के लिए 182 लेबर आवर्स पर बैच। तो ये कितना बनता है? 182 इंटू 6 प्लस 1024 करो तो 2116 लेबर आवर्स, ये टोटल हमें चाहिए, जिनमें से 200 की कॉस्ट होगी 500 रुपए के हिसाब से, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड थे 50%, पहले पढ़ाया आपको रिवीजन में, ठीक है। और बाकी जो बैलेंसिंग आवर्स बनते हैं वो 1000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो मुश्किल है, बस लेंथी होगी चीजें। तो वेजेस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लिखा हुआ है, लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं जी। टोटल लेबर कॉस्ट, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ 200 कमिटेड आवर्स, इधर देखो जी 200 कमिटेड आवर्स की कॉस्ट कितनी है जी? ₹1000 इंटू 50%, यानी 500 बोल रहा था जिसको मैं, ठीक है, इंटू 200 लेबर आवर्स। ये तफसील से मैं पर्चे के लिए नहीं लिखता, आपके समझाने के लिए लिखता हूं। आप डायरेक्ट 500 भी लिख देते पर्चे में, बस 500 इंटू 200 करना है आपने, ठीक है। 100,000 रुपीज ये कॉस्ट आ गई। और कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 21 में से रिमेनिंग लेबर आवर्स, अब वो कैसे निकलेगी कॉस्ट? आप कहोगे जी कि 2116 लेबर आवर्स चाहिए थे टोटल, इसमें से 200 लेबर आवर्स तो हमने यहां से वाले कमिटेड जो पहले बैठे होते वेले उनको यूज कर लिया, जो बाकी बचता है कैलकुलेटर पे आया होगा आंसर, इंटू ₹1000 पर लेबर आवर, ये रेट आपने ले लेना। 19,16,000 टोटल। जी क्वेश्चन सर, अगर उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सेप्ट ना करते ये वाली ऑफर तो फिर हमें ये देने पड़ने थे। हाँ तो एक्सेप्ट कर ली, तो अब ये 1000 कर लिया तो फिर मजीद कितना देना पड़ा इन 200 घंटों का? चुप कर जा, ठहर जा, ठहर जा, मारा जाएगा, खलो जा, हुन सबर कर जाना, और सबर कर जा। सोल्यूशन को देखकर अगर बैठ रहे हो साथ तो फिर मैं सोल्यूशन खत्म कर देता हूं यार। आपको एंड पे आंसर चाहिए सेम, तो तरीका जो मर्जी हो, हमने कभी तरीके के ऊपर नहीं देखा था, तरीका तो डिफरेंट होगा, आपको एंड आंसर सेम चाहिए, ठीक है ना। इधर देखो, लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं है? उनको हायर किया था, वेले बैठे हैं, जिंक का तो ऑलरेडी खत्म हो गया। अब वो केस कौन सा है? स्पेयर कैपेसिटी और हमने रिड्यूस्ड वेज रेट कमिट किया हुआ है, इन 200 घंटों का 50% कमिट किया हुआ है, तो पे क्या करेंगे? अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे तो ऊपर वाला 50 हमारे लिए रेलेवेंट है, बाकी तो फिक्स्ड है, वो तो इररेलेवेंट पोर्शन है। तो रिमेनिंग लेते थे, रिमेनिंग। यस सर, पढ़ा के बुढ़ा हो गया मैं। अच्छा जी, हाँ भाई 2016 ये नहीं किया हुआ बेटा, लेकिन इतनी बार ऐसी बातें डिस्कस की है कि ये लग रहा है किया हुआ है। ये सवाल नहीं किया हुआ हमने, नहीं किया हुआ। एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं और पड़ी होगी, या मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी एडजस्टमेंट डाल दी होगी, वो शायद 24 सवालों में फिर मैंने यहां से उठा के डाल दी होगी, हो सकता है। अच्छा सुनो 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 20-16 आंसर आता है। अब आई के पास सोल्यूशन मैच कर रहा है, जालिम। मैं तुम्हें कहा था सोल्यूशन देखो, मैंने कहा एंड पे सोल्यूशन देख लेना।
पता ही नहीं था। वो जब 40 पता नहीं था कोई था 842 वाला तब पता चलेगा सॉल्यूशन भी है। ओके डन, ठीक है, अब सही है, समझ आ गई है, यस सही है। अच्छा अब रह क्या गया जी, अब पता नहीं आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड में से क्या बनता है, बस आखिरी पॉइंट है, उसके बाद वेरिएबल वेट तो 30 सेकंड में हो जाना है। 1.5 लेबर आवर चाहिए, ऊपर हेडिंग क्या है, नहीं यहाँ ऊपर वाली हेडिंग नहीं, यहाँ पे चलेगा, फॉर एवरी डीजिंग, तो इनटू 3500 डीजिंग, तो कितने टोटल ये सेमी स्किल्ड के आवर्स चाहिए बताएंगे? 3500 इंटू 5250 सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए हमें, चाहिए बोलो। अब वो कहता है सिंस देयर इज शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इन मार्केट ओनली 4000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल एट 600 पर आवर। ये तो हमें मिल जाएंगे 600 के, लेकिन जो लेबर है अब हमें चाहिए कितने, 5250, रिमेनिंग जो 1250 रह गए उसके बारे में कहता है लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम एट 50% हायर रेट अप टू मैक्सिमम 1500। हमें 1250 चाहिए, वो 1500 तक वो अवेलेबल है, यानी कि ओवर टाइम अवेलेबल है। ओवर टाइम अवेलेबल, भाई की बरकत से ओपन होगा तो बता दूं, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ओवर टाइम के लिए वो राजी हैं। तो वो जितने और 1250 बनते हैं ना, उनको हमने रेट क्या लगा देना है, 100 की बजाय 150, इस तरह से बात है, वो रेट वहीं पे देख लेते हैं, ठीक है ना। 600 इंटू 150 कर लेंगे, 900 बन जाएगा, ठीक है, और सही है। ये तो हो गया स्किल्ड, सेमी स्किल्ड यूज करें, तो अल्टरनेटिव को बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन 1 तो लिख लें, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 5 पहले मैं लिख लेता हूं, टोटल लेबर आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड रिक्वायर्ड, तो 1.5 इंटू 3500 करके आपने मुझे बताया 5250 लेबर आवर्स हमें चाहिए टोटल, ठीक है। अच्छा अब 4000 तो ₹600 पर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऑफ 4000 लेबर आवर्स, ये बन गई ₹600 पर लेबर आवर, वो यहीं पे हो गया ना, बस ऐसे ही गुजारा चलाना है, ठीक है जी, बोलो। ये लेकिन बकाया लेबर कॉस्ट ऑफ 1250 ओवर टाइम इंटू 600 इंटू 150%, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। उसने क्या कहा था कि 4000 आवर से ऊपर वो काम नहीं कर रहे ओवर टाइम के अलावा, और ओवर टाइम रेट क्या है, उन्होंने कहा 50% अबव, 50% अबव नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट 600 दिया उन्होंने, प्लस 50% ऑफ 600, तो ये कितना बनता है, ये 900 रुपए, तो वो लिख रहा था मैं, ठीक है, 900 डायरेक्ट लिख दूं या 600 का 150 करूं, ये 600 प्लस 150% ऑफ 600 करो, या 600 इंटू 150% करो, या यूं सबसे सिंपल 600 इंटू 1.5 कर दो, सबका आंसर 900 ही आता है, ठीक है। इजाजत है 900 लिख लूं डायरेक्ट, बल्कि यहां लिख देता हूं ₹600 इंटू 1.5, ये ओवर टाइम की का रेट है, ठीक है। कितना बनता है जी, 11 लाख, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ जी बोले, कितना, 25,000। ये तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन आया है, अभी आगे भी है, बेटा सब्र कर जाया करो ना, एक चीज किसी बने तो लगाने दिया करो, सर जी सर जी सर जी हथ से ना बोलिया करो, कितनी बारी मना किया था। हाँ उन्हें बोलो, हाँ जी स्टूडेंट जी। ये ना आपको कैसे पता चला कि पहले 4000 लेने उसके बाद कितने गया, 1.5 लेबर आवर सेमी स्किल्ड के चाहिए डीजिंग के लिए, यानी टोटल 5250 चाहिए। आगे वो कहता है सिंस देयर इज शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर इन द मार्केट ओनली 4000 आर अवेलेबल, तो ये 4000 तो मैंने यहां से लिए, हाउएवर लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम, इस 4000 के ऊपर वाले, अब वो कह रहा है 50% अप टू मैक्सिमम 1500 आवर्स जो है वो 50% हायर रेट पर राजी हैं। तो मुझे 5250 में से 4000 तो 600 पे मिल गए ना, बाकी 1250 के जो आवर्स हैं
वो मुझे चाहिए हैं। ये इसका बिठाना वैसे बरकत ही है, बाकी सब कोई समझ आ जाती है, आसान सी बात है। 1250 आवर्स टाइम भी ज़ाया हो रहा है ना। चलो 1250 आवर्स जो है वो हमें मजीद चाहिए। 4000 तो अवेलेबल थे ना, 1250 को ओवर टाइम के अंदर करवाना पड़ेगा, और ओवर टाइम का रेट है नॉर्मल इंटू 50% हायर। पहले 1500 कंसीडर क्यों नहीं किया, उसके बाद 4000 के अंदर केड़े 1500 पहले, उसके ओ भाई ये 4000 लेबर आवर्स अवेलेबल है, उसके बाद वो कह रहा है ऊपर कोई और हो तो मैक्सिमम अप टू 1500 वो कर देंगे 900 रुपए पर आवर में। हमें 1500 चाहिए ही नहीं, 4000 तो हमें मिल गए, हमें मजीद 5500 तक हम यहां से करवा सकते थे, लेकिन 5500 नहीं चाहिए हमें, 5250 चाहिए, तो उसी कॉस्टली है। वो अवेलेबल है इसलिए हमने उसको पहले लिया ना। आप बाद में देख लेना। बाकी किसी का सवाल है इसमें? अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन क्या है? अल्टरनेटिवली अनस्किल्ड को पकड़ो 200 पर आवर, लेकिन इन लोगों ने 300% ऑफ टाइम टेकन बाय स्किल्ड लेबर लगा देना है। ओ माय गॉड, यानी कि 5250 लेबर आवर्स वो लगाते हैं ना, ऊपर लिखा हुआ ऐसे ही है, तो ये वो सेमी स्किल्ड लगाते हैं ना। सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो है वो सेमी स्किल्ड लेबर के जो जितना टाइम है उसका 300% लेता है, तो इंटू 300%, या चलो जो भी है जी 15,750 आवर्स लगवा लो, ठीक है, और इनको रेट दे दो 200 रुपए। वो कहता है एक और ऑप्शन भी है कि आप 300% से ये टाइम कम करवा के 250% पे ला सकते हो, मतलब 5250 का 250% कितना बनता है? लेकिन यहां पर एक एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, वो है हाँ विद ट्रेनिंग। ये क्या है? विद ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी पड़ेगी प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी। ये वंस है, यानी कि 3 लाख रुपए। अब ये 3 ऑप्शंस पहला मैंने बता दिया था, ठीक है। दूसरा है ठहर जाना होना, दूसरा ये है, दूसरा ऑप्शन टोटल लेबर आवर्स ऑफ अनस्किल्ड विदाउट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड कितने हैं जी? अब ये कहां लिखूं? टोटल लेबर आवर्स ऑफ अनस्किल्ड विदाउट ट्रेनिंग जी बेटा 5250 इंटू 300%। आसान सवाल था ना, खुद करना चाहिए था आपको जी। कितना? 15,750 आवर्स लगेंगे, ठीक है, बल्कि डायरेक्ट ही निकाल लें यार, ये ज़्यादा अच्छा है। लेबर कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड विद ट्रेनिंग, और यहीं पे नीचे निकाल लेते हैं। ऐसे क्या 2 स्टेप्स करें, ये एक बार निकालने ज़रूरी थे। अब इधर देखो जी, ये सेमी स्किल्ड लेते हैं 5250 लेबर आवर्स टोटल, अनस्किल्ड से करवाएं तो ये इसका 300%, यानी जितने भी आपके निकल आए कैलकुलेटर निकाल देगा। आपने खुद ही बताया मुझे कोई 13,100 नहीं, कोई 15,750 आवर्स बनते हैं। हमें इससे क्या, कैलकुलेटर ने आंसर दे देना है इसका। ये जितने भी आवर्स हैं ये 200 रुपए के हिसाब से हम पे कर देंगे, लेकिन ट्रेनिंग हमने कोई नहीं दी इनको, ठीक है, ट्रेनिंग कोई नहीं दी जी। बोलो 31 लाख विदाउट ट्रेनिंग है, विदाउट ऐसे लिखा था पहले। अच्छा जी, ये आ गया जी बी ऑप्शन। पता नहीं अभी और भी है एक, वो क्या है? यार अनस्किल्ड को थोड़ा सा सिखा दो, थोड़ा सा उनको समझाओगे ना तो थोड़ा सा बचत दे देंगे वो। कोई नहीं, ट्रेनिंग में थोड़ा खर्चा कर लो, लेकिन काम करने लग जाएंगे, ये भी गुजारे का। तो हमने कहा अच्छा जी, लेबर कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेकिन विद ट्रेनिंग। अब इधर देखो जी, जो टाइम 5250 था उसका 250% लगेगा, जो आपने बताया था मुझे 13 समथिंग है। क्यों निकालें वो अलग से, ठीक है, इनटू ये ₹200 पर लेबर आवर आ गया। लेकिन इस कॉस्ट में एक कॉस्ट और भी ऐड करनी है आपने, वो ट्रेनिंग कॉस्ट है 3 लाख की। हाँ जी, कितना बनता है टोटल इस ब्रैकेट का प्लस ये 29 लाख। आखिरी वाला ही सही निकला फिर।
तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी? रेलेवेंट कॉस्ट है लोअर ऑफ ए बी और सी। कितना बढ़िया? 29-25,000 कर लेंगे, कहते हैं अब कर लेंगे सवाल जी। 29-25,000 ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में उसने कहा था रुपीज कितने? 125 रुपीज 125 पर स्किल्ड लेबर आवर। तो रुपीज 125 पर लेबर आवर इंटू लेबर आवर्स ये निकले हुए हैं, ये 2116 लेबर आवर्स। ये हमें मिल जाएंगे वर्किंग नंबर 4 से और हमारा सवाल खत्म जी। 500 ग्रैंड टोटल। सवाल में और कुछ नहीं निकला जी। 1 फिर 5 लो जी 13,245 500 ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं विदाउट प्रॉफिट ऐड किए ये मिनिमम प्राइस है। ये क्या है? मिनिमम प्राइस। लेकिन ये मिनिमम प्राइस इन टोटल है। हमसे उस सवाल में उसने एक आधा नंबर लूज ना कर देना, ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़ना। हमसे उसने मांगा है मिनिमम प्राइस पर यूनिट। आसान सा सवाल लिया था, इसमें तो इतना टाइम लग गया। मिनिमम पूरा रेलेवेंट कॉस्ट इसमें रिवाइज हुआ है, कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, मिनिमम प्राइस ये ऐसा सवाल है, इसलिए तो कह रहा हूं इसको रिवीजन में ऐड कर लो। मिनिमम प्राइस पर यूनिट, इसके लिए इस 13, 24, 550 को पकड़ो, डिवाइड कर दो इसको 3500 डीजिंग यूनिट्स थे ना। ठीक है, 3500 यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दो। ये आ गया जी रुपीज में है ये जी। कितना? ₹3784 पर यूनिट। ये हमारी रिक्वायरमेंट। एक आधा नंबर इसका रह जाएगा अगर भूल गए तो, ठीक है ना, इसको देख लेना जी स्टूडेंट। अच्छा, मैं अगर हाले भी सवाल को निकला है इसको एसी बंद करवा दीजिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा, अब जरा 1 मिनट मैं देख लूं, मैंने रिवीजन क्वेश्चंस कुछ लिखे थे। 1 मिनट। ऑटम 17 का क्वेश्चन डेल वाला नहीं किया हुआ, जरा ऐड कर लें। मुझे लगता है ये नहीं किया हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ। स्प्रिंग 2002 16। चलें, एक ये तो ऐड कर लेना अभी जो किया है। ये क्वेश्चन जो है ये अब मेरे पास हैंडआउट में नहीं था, आज आपको रिवीजन क्लास में मिला है। ठीक है, तो रिवीजन क्लास से हैंडआउट का है ना। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 2 है, नाम है इसका। ठीक है, इसको आपने ऐड कर लेना इन सवालों के अंदर जो पहले मैंने लिखे हुए हैं। इक्का दुक्का और भी मैंने ऐड करने हो तो मैं इसमें कर दूंगा। फाइनल वर्जन फिर आपको प्रिंटेड दे दूंगा। फिलहाल प्रिंटेड में क्या कोई नवी शे आ जानी है, यही सवाल होने हैं। कोई अगर एडिशनल हुआ तो मैं लिख दूंगा, एंड पे देख लेना। ठीक है ना, इस तरतीब को नहीं छेड़ूंगा। तो नया सवाल ऐड करना हो तो एंड में डाल दूंगा इनसे आगे, ताकि आपको ये चेक रहे कि यहाँ तक तो हमारे पास थे, हाँ ये नया आ गया, तो वो एक आधा सवाल कर लेना। होगा नहीं वैसे। ठीक है, चलें जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग हो गया हमारा। अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ। क्या कितना टाइम हो गया? हो गया तो बस कर दें इस पार्ट को।